राजस्थान में जो झीलें हैं इन झीलों को डिवाइड करने के तरीके तो वैसे दो होते हैं। एक तो इनको फॉर्मेशन या निर्माण के आधार पे आप डिवाइड कर सकते हो, तो निर्माण के आधार पे डिवाइड करने के बेस बहुत सारे हैं। निर्माण के आधार पे एक तो यह है कि किसने बनाई, प्रकृति ने बनाई, इसका मीनिंग प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है। और इंसान ने बनाई, इसका मीनिंग मैनमेड लेक, मानव निर्मित झील, कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक में काउंट होगी। तो एक तो बेस ये है। एक झीलों के निर्माण के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रकार होते हैं। जैसे प्राकृतिक झीलें, इसमें बहुत सारे टाइप। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनी है अस्थायी पानी की झीलें हैं तो इनको नाम दिया जाता है प्लाया झील। मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर इंसान ने बनाई है, पाली वाले ब्राह्मणों ने, तो उसको नाम देते हैं हम खड़ीन झील। अगर समुद्र तट पे किनारों पे बना हुआ जो खारे पानी की झीलें होती हैं इनको हम नाम देते हैं लेगून लेक। मोस्टली ब्राइन वाटर लेक होते हैं, समुद्री पानी से बनी होती हैं, कोस्टल रीजन में, तटीय क्षेत्र में। तो लेगून लेक के रूप में होती हैं। कोई वॉल्केनिक ब्लास्ट या ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, जैसे मैग्मा निकलना बंद हो गया, तो ज्वालामुखी का ये जो है छिद्र, इसको क्रेटर कहते हैं अपन। इस क्रेटर में पानी इकट्ठा हो गया तो इसको क्रेटर लेक के रूप में बोलेंगे, क्रेटर झील। जैसे रामगढ़ क्रेटर राजस्थान में आजकल चर्चाओं में है, 12 की रामगढ़ क्रेटर, जो मैंने घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां करवाई थी शाहबाद, उसमें लिखवाया भी था मैंने रामगढ़ क्रेटर। तो क्रेटर झील ज्वालामुखी छिद्र में या वोल्केनो क्रेटर में पाई जाने वाली झीलें होती है क्रेटर लेक। एक झील इस प्रकार की होती है कि नदी जहां से घूमना स्टार्ट करती है, ज्यादा पानी आने पर नदी घूमना बंद कर देती है, थोड़ा सीधा बहने स्टार्ट कर देती है। तो ये जो थोड़ा सा इस रिवर में जो बैंड होता है, घुमाव जो होता है, इस घुमाव वाले क्षेत्र को कई बार नदियां छोड़ देती हैं और सीधा बहना स्टार्ट कर देती है उस एरिया से। तो ये जो घुमाव वाला क्षेत्र है ये कुछ इस तरीके से होता है, जो देखने पे आपको गाय के खुर जैसा या धनुष जैसा दिखाई देता है। इसको नाम देते हैं ऑक्सबो लेक, यानी गाय के खुर जैसा या धनुष जैसा जो होता है, इसको गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर झील, गाय के खुर जैसी इस प्रकार की झील होती है ऑक्सबो लेक। कोई हिमानी वाला एरिया है जहाँ पे बर्फ जमा है पर्वतीय क्षेत्रों में, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये मेल्ट होकर नीचे की ओर पानी इकट्ठा हो गया, इसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक। जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी अपनी ग्लेशियर लेक्स हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में कई जगह बारिश भी बहुत कम होती है, लेकिन वो ऊपर हिमालय का जो पानी मेल्ट होकर नीचे आता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ग्लेशियर लेक्स। विश्व में सबसे ज्यादा मिलने वाली अपने राजस्थान में तो एक भी नहीं है। राजस्थान में बर्फ है कहाँ, अपने फ्रीज के अलावा कहीं नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान में ग्लेशियर लेक है उनकी कमी है। तो लेकिन भारत में हिमालय के पास खूब सारी ग्लेशियर लेक, और पूरी पृथ्वी के ऊपर आप देखोगे तो मोस्टली ग्लेशियर लेक्स ही हैं। अपने ध्रुवों की और जो कंट्रीज उनमें खूब सारी हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है फिनलैंड, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स, हजारों झीलों का देश, हजारों नहीं लाखों की झीलें, लेकिन कंट्री को टाइटल जो मिला हुआ है हजारों झीलों का देश, यानी द कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स, हजार झील का देश के रूप में फिनलैंड को जानते हैं। फिनलैंड में लगभग 1,70,000 झीलें हैं, 1,70,000 से भी ऊपर है, अप्रोक्सीमेट 180 के आसपास है। तो जिसका एरिया हमारे राजस्थान के एरिया के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, उस कंट्री में झीलें इतनी सारी हैं जिसका खुद का क्षेत्रफल 3,42,000। तो एक एक वर्ग किलोमीटर से भी छोटी झीलें हैं। अपने जैसे घर में 10 दिन पानी निकल जाए, फिनलैंड की 2 झीलें बना दी अपना उतना पानी। इसका मीनिंग है इन्होंने जहाँ बर्फ पिघली इकट्ठा हुई उसी को नाम क्या दे दिया कि ये लेक। तो इस प्रकार की हजारों झीलें वहाँ, हजारों नहीं लाखों की संख्या में वहाँ झीलें, लेकिन टाइटल फिर भी उसको हजारों झीलों का देश का ही है। और विश्व में सबसे ज्यादा मिलने वाली जो लेक्स हैं वो ग्लेशियर लेक्स। राजस्थान में बात नहीं कर रहे अपन, अपन बात करें पूरे विश्व के अंदर। तो मीनिंग ये हुआ कि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग झीलों के बहुत सारे टाइप हैं। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक टॉपिक आएगा लेक्स, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो लेगून के रूप में हैं, कौन से क्रेटर के रूप में हैं। हमारे राजस्थान में सारे एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है तो अपने फॉर्मेशन वाले तरीके से झील के टॉपिक को किसी भी बुक्स में पढ़ा भी नहीं जाता। कोई एक आधा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन होता है वो बता दिया जाता है। जैसे राजस्थान में कुछ जिले क्रेटर का एग्जाम्पल है तो बता दिया जाता है कि नक्की क्रेटर का एग्जाम्पल है, पुष्कर क्रेटर का एग्जाम्पल है, रामगढ़ 12 में जो बनी हुई है वो क्रेटर का एग्जाम्पल है। तो राजस्थान में ऐसे 2 से 3 जिले हैं जो क्रेटर के एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आते हैं, तो उसमें लिख दिया जाता है। तो अपने इस तरीके से चैप्टर को नहीं पढ़ा जाता फॉर्मेशन के तरीके से। जबकि दूसरा टाइप होता है झीलों में वाटर नेचर के अकॉर्डिंग, अपने इस दूसरे फॉर्मेट को अपनाया गया है, पानी की प्रकृति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू वाटर नेचर।
और वाटर नेचर में अपने झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं खारे पानी की ब्राइन वाटर लेक्स, और दूसरी होती हैं मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झील का मीनिंग है फ्रेश वाटर लेक। मीठे पानी का गलती से मीनिंग ये नहीं मानना है कि इसमें सर चीनी मिली होती है क्या। मीठे पानी का मीनिंग है खारा नहीं है। अब किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है इसका मीनिंग खराब है, लेकिन उसको खराब कहना जरूरी थोड़ी ना है। ये कह दो ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है इसका मीनिंग खराब भी है। तो वैसे ही जो मीठे खारे पानी की झीलें नहीं है तो उनको कह दो ये मीठे पानी की है। तो मीठे पानी की इसका मीनिंग खारा, उनका पानी खारा नहीं है, उसमें सेलिनिटी नहीं है। लेकिन जिन झीलों में सेलिनिटी है तो उसमें क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो इनमें चैप्टर की स्टार्टिंग अपन यहाँ से करते हैं कि पानी की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की झीलें हैं, जिसमें एक अपने खारे पानी। अब खारे पानी की झील क्यों होती है, या तो किसी ओशियन या सी पार्ट है वो, किसी समुद्र का या महासागर का हिस्सा है। तो हम मानते हैं हमारे राजस्थान के पश्चिम में पहले क्या था, टेठी सी। तो एक जनरल सा आंसर तो हम ये बता देते हैं कि ब्राइन वाटर लेक्स पश्चिमी राजस्थान में इसलिए ज्यादा हैं बिकॉज दीज लेक्स रिमेन्स ऑफ टेठी सी, क्योंकि ये झीलें टेठी सागर का अवशेष है। कि जो टेठी सागर था उसका कुछ बचा हुआ पानी है वो आज भी उस साइड में बचा हुआ है। तो हम मान सकते हैं वो सी पार्ट का हिस्सा होने के कारण ब्राइन वाटर लेक्स है। तो जनरल सा आंसर तो आरपीसी ये मानती है जब क्वेश्चन पूछती है तब। जबकि क्वेश्चन इस टेथी सागर पे उठा लिया जाए कि टेथी सागर क्यों खा रहा है, चलो ठीक है झीलें तो आपने बता दी बिकॉज ब्राइन वाटर लेक्स पार्ट ऑफ टेथी सी, कि खारे पानी की झील इसलिए खा रही है क्योंकि टेथी सागर का हिस्सा है। तो टेथी सागर खा रहा है क्यों है, तो बता दो अरब सागर का हिस्सा है। तो अरब सागर खा रहा क्यों है, क्योंकि वो हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इंडियन ओशियन खारा क्यों है, इसका मीनिंग लास्ट में जाके आपको ब्राइन वाटर का जो साइंटिफिक रीजन है वो बताना पड़ेगा कि वास्तव में जिस जगह झील है वो लैंड खारी क्यों होती है, जमीन खारी क्यों है। तो उसका कारण ये होता है कि जिस जगह ये झील बनी होती है उस पे माइकासिस चट्टानें जहाँ बहुत ज्यादा हाइट पर हों या पानी के बहुत निकट हों। एक तो ऐसा हो सकता है जहाँ पे माइकासिस चट्टानें ज्यादा डीप में हों, और जहाँ काफी ऊपर होती है माइकासिस रॉक्स। माइकासिस रॉक्स का मीनिंग होता है सेलाइन रॉक्स, लवणीय चट्टानें। लवणीय चट्टानें जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो जहाँ पे नमी, झील की नमी आएगी तो उससे धीरे धीरे नमक झील के अंदर ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। तो मुख्य कारण ये होता है कि माइकासिस रॉक्स आर फाउंड अंडर दीज लेक्स या बॉटम दीज लेक्स, इन झीलों के नीचे या इनकी सतह में माइकासिस चट्टानें में पाई जाती हैं। अब जैसे फ्रेश वाटर लेक है तो फ्रेश वाटर लेक में भी जमीन के अंदर कहीं ना कहीं माइकासिस चट्टानें होती हैं, लेकिन जिन झीलों में बहुत ज्यादा डीप में होती हैं तो उसमें सेलिनिटी का इफेक्ट ऊपर तक नहीं आ पाता। जैसे आप ये देखते हो पूर्वी राजस्थान में हम सिंचाई करते हैं, ईस्टर्न राजस्थान में जहाँ सिंचाई करते हैं तो जमीन में क्या सेलिनिटी पूर्वी राजस्थान में नहीं आती, लवणता खेत में आती है या नहीं आती, जो किसान है उनको ध्यान में आती है। तो इसका मीनिंग टेथी सागर पूर्व में भी था। तो पूर्व के अंदर वो माइकासिस चट्टानों का इफेक्ट इतना क्यों नहीं है, क्योंकि वहां नदियों ने सेडिमेंट ज्यादा जमा किए। तो माइकासिस चट्टानों का जो इफेक्ट है, माइकासिस चट्टानें ज्यादा डीप में है, जबकि जमीन के ऊपर रिवर सेडिमेंट ज्यादा है, नदियों के अवसाद ज्यादा है। तो इसका मीनिंग जो फर्टाइल सोइल है उसकी लेयर ज्यादा मोटी है वहाँ, जबकि माइकासिस स्ट्रोक्स हैं उनकी चट्टानें काफी डीप में है। तो आप लंबे टाइम तक सिंचाई करोगे तो धीरे धीरे माइकासिस का इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। जैसे एक तो ऐसा है कि जहाँ पे नदी गुजरे, नदी खारी हो जाए, तो इसका मीनिंग सैलिनिटी काफी ऊपर तक है, जैसे बाड़मेर के आसपास लूनी वाले एरिया में। और एक आप हजारों साल से सिंचाई कर रहे हो पूर्वी राजस्थान के अंदर मैदानी भाग में, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे व्हाइट लेयर आना स्टार्ट होगी और आप खेत में देखते ही कहते हो खार आ गई। तो खार आ गई इसका मीनिंग माइकस चट्टानें ऊपर आ रही हैं। तो इफेक्ट तो पूर्वी राजस्थान में भी होता है लेकिन आंशिक होता है, पार्सली इफेक्टेड होता है। तो खारे पानी का साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया। यानी जिस दिन एग्जामिनर ऑप्शन ये दे कि झीलों का खारा पानी क्यों है, तो एक ऑप्शन रिमेन्स ऑफ टेथिस, और एक ये दिया जाए कि बॉटम पार्ट में इसके तल में माइकासिस चट्टान पाई जाती है, तो आंसर ये रहेगा। वैसे ही आंसर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी ऑप्शन में जो दिए जाते हैं उसमें इसको लिखा ही नहीं जाता, लेकिन लिखा जाएगा तो आंसर फिर यही रहेगा।
ये जहाँ ब्राइन वाटर लेक से अपन स्टार्ट करते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है, मेंशन वहां रहता है इसमें। फिर दूसरा, मीठे पानी की झील मीठे पानी की क्यों है? तो मीठे पानी की क्योंकि ये रिवर वाटर या वर्षा जल पे डिपेंड होती है। क्योंकि मीठे पानी की जो जितनी भी झीलें बनी हुई हैं मुख्यतः नदियों के ऊपर बनी हुई हैं। और नदियों में पानी कहाँ से आता है? लास्ट वाले चैप्टर में पहली लाइन लिखवाई हुई है आपको कि राजस्थान की जो नदियां हैं वो मानसून या मौसमी नदियां, डिपेंड ऑन मानसून। मानसून यानी वर्षा के ऊपर। तो उसी वर्षा के या ड्रेनेज सिस्टम के पानी को रोका जाता है इसमें। तो वर्षा या नदी जल पर आधारित होती है, डिपेंड ऑन रेनी वाटर और ड्रेनेज सिस्टम। ये नदी या वर्षा जल पर आधारित। इनके मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अरावली में या उदयपुर में। मैंने अरावली में लिखवाया था कि अरावली में मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक हैं, एग्जाम्पल उदयपुर। फिर दो तीन एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। इन झीलों के एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे डेजर्ट में, जब नागौरी उच्च भूमि लिख रहे थे अपन, उस समय लिखवाया था खारे पानी की झीलें इस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं, फॉर एग्जाम्पल डीडवाना, कुचामन एंड नागौर। उन क्षेत्रों में अधिक बताए थे। तो ये खारे पानी की झीलें टेथी सागर के कारण या फिर माइकासिस चट्टानों के कारण सर्वाधिक हैं, ये डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन के अलावा दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो नागौर। अगर डीडवाना कुचामन ऑप्शन ही नहीं आए तो आंसर फिर क्या रहेगा? नागौर। और ब्राइन वाटर लेक सबसे ज्यादा कौन से फिजिकल डिवीजन, कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? आंसर रहेगा अरावली रीजन में। कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं? उदयपुर। तो उदयपुर में झीलें भी सबसे ज्यादा है। इसका मीनिंग दोनों में कंपैरिजन करें, खारे पानी और मीठे पानी में, तो नंबर ऑफ लेक्स उदयपुर में ज्यादा होती है। इस कारण राजस्थान में इसको लेक सिटी के रूप में या झीलों की नगरी के रूप में टाइटल मिला हुआ है उदयपुर को। तो ये तो अपने चैप्टर की स्टार्टिंग है कि अपना चैप्टर है कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में, एक तो ब्राइन वाटर लेक्स में और एक फ्रेश वाटर लेक्स में। ब्राइन वाटर क्यों है? खारे पानी की झीलें खारे पानी की क्यों हैं? रिमेन्स ऑफ टेथिसी। दूसरा वास्तविक कारण माइकासिस रॉक्स। मीठे पानी की झीलें मीठे पानी की क्यों हैं? डिपेंड ऑन रेनी वाटर और रिवर वाटर, वर्षा जल या नदी जल पर आधारित है। ये सर्वाधिक डिडवाना कुचामन नागौर में है, जबकि मीठे पानी की झीलें अरावली में या उदयपुर के निकट सर्वाधिक। फिजिकल डिवीजन के तौर पे अरावली और डिस्ट्रिक्ट के तौर पे देखा जाए तो उदयपुर। अरावली पहले लिखवाया हुआ है फिजिकल डिवीजन में, यहाँ शायद इस चैप्टर में उदयपुर ही लिखा हुआ है आपके। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछने के फॉर्मेट किस तरीके से होते हैं? तो एक क्वेश्चन तो वाटर नेचर के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, पानी की प्रकृति के आधार पे। मीनिंग आपको तीन फ्रेश वाटर लेक दी जाए, या हो सकता है तीन ब्राइन वाटर लेक्स दी जाए, तीन खारे पानी की झील, और एक अपोजिट ऑप्शन में रखी जाएगी। फिर पूछा जाएगा एसुमेलित कौन सी है, तो एसुमेलित आप इजीली निकाल दोगे। ब्राइन वाटर तीन है तो इसका मीनिंग एक मीठे पानी के, वो देखते ही पहचान जाओगे आप। लेकिन बशर्ते एक पार्ट आपका ठीक से रटा हुआ हो। या तो अपने राजस्थान में मीठे पानी की झीलें सैकड़ों, मोर देन हंड्रेड्स, तो उन 100 झीलों के नाम याद हो आपको। या फिर अपने खारे पानी की झीलें 12-13, उनके नाम रट लो। तो एक खारे पानी के रट लो, इसके बाद में आपने जो नहीं याद कर रखा वो सब मीठा पानी। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है खारे पानी की झीलों के नाम रट लीजिए, क्योंकि वो 12-13 नाम ही है जो रटने। और दूसरी तरफ जो सैकड़ों नाम है फ्रेश वाटर लेक में, यहाँ खूब सारी झीलें हैं। इतनी झीलें हैं कि हमने जो पढ़ा है वो भी बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा है। राजस्थान में झीलों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। हम लिमिटेड पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे लगभग अपनी अप्रोच 40 से 50 तक रहेगी, क्योंकि अपनी झील टॉपिक है, पीएचडी नहीं करनी है झील पर। तो ये वाला क्वेश्चन ये याद करके नहीं याद होगा। इसमें ब्राइन वाटर लेक्स इन 10-12 के नाम याद कर लोगे तो इस क्वेश्चन को अपोजिट आप इजीली निकाल दोगे। जैसे तीन खारे पानी के एक मीठे पानी, तो मीठे पानी का हो सकता है अपना नाम नहीं सुना हुआ हो, लेकिन हम ये पहचान जाएंगे ब्राइन वाटर के हमने 12 नाम याद करके उसमें से तीन आ गए और इसमें बच गए। इसका मीनिंग वो फ्रेश वाटर जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। और तीन फ्रेश वाटर झील आ गई, हम उनको नहीं पहचान पा रहे खारे पानी के मीठे पानी की। हाँ ये है कि नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मीनिंग मीठे पानी की है। और एक ऑप्शन उसमें ब्राइन वाटर का आ गया तो हम पहचान जाएंगे खारे पानी का नाम ये है। तो मीनिंग एक तो क्वेश्चन ये आता है कि नेचर वाटर नेचर कैसा है झील का, पानी की प्रकृति। तो खारे पानी की देख के मीठे पानी की पूछ सकते हैं, मीठे पानी की देख के खारे पानी की पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ये हो सकता है कि एक साइड में आपको लेक्स दी जाए और सामने उसके डिस्ट्रिक्ट या जिले दिए जाएं,
और इसमें लेक्स को उनके जिलों से सुमेलित करवाया जाए। या तो ऑलरेडी वो सुमेलित हो सकते हैं, तीन तीन झील तीन जिले, और एक लेक और उसका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है गलत लिखा हुआ हो, लेकिन इसमें लेक्स और उसके डिस्ट्रिक्ट यानी उसकी लोकेशन का इंपॉर्टेंस रहेगा। तो एक में वाटर नेचर को लेकर, दूसरा है लोकेशन को लेकर क्वेश्चन झीलों में, तीसरा है झीलों की करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता से क्वेश्चन, कि आपको एक विशेषता देंगे, आपको पहचाननी होगी वो विशेषता या करेक्टरिस्टिक्स की झील के बारे में बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील किसको माना गया है, तो अपने जयपुर की जो मानसागर झील है इसको सबसे पोल्यूटेड मानते हैं। जो मानसागर जिसको अपन कहते हैं ना जल महल, तो ये अपने जल महल वाली जो झील है इसको अभी राजस्थान में सबसे प्रदूषित झील का दर्जा प्राप्त, राजस्थान की सबसे पवित्र झील का दर्जा अजमेर पुष्कर को दिया जाता है, मोस्ट होली लेक ऑफ राजस्थान, जहाँ अस्थियों का विसर्जन अधिक होता है। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो मैंने एक डेबर के नाल में करवाई थी आपको, जयसमंद, तो जयसमंद झील का दूसरा नाम डेबर झील भी है क्योंकि वो डेबर की नाल में आती। तो इस तरीके से अपनी कुछ झीलें हैं जिनके इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे हाइट पे लेक कौन सी है अपनी, नक्की झील, वो हाईएस्ट भी है एंड मोस्ट डीपेस्ट भी है, सबसे ऊंची भी है और उसमें पानी की डीप सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील नक्की झील। तो ऐसे विशेषताएं आपको दी जाएंगी, आपको पहचानना पड़ेगा विशेषता किसकी है। जैसे सबसे सर्वाधिक मोस्ट पॉल्यूटेड लेक, सर्वाधिक प्रदूषित झील, तो आप पहचान जाओगे मानसागर है। सबसे ऊंची और गहरी झील नक्की झील, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। तो ये विशेषताएं जब तक चैप्टर चलेगा तब तक विशेषताएं आपके चलेंगी, और विशेषताएं ये चैप्टर के लास्ट तक याद होती रहेंगी अपने को। जब तक चैप्टर का लास्ट पार्ट चलेगा तब तक लोकेशन भी याद होती रहेंगे, क्योंकि झील आएंगे उनके स्थान आएंगे। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही याद हो जाएगा आपको, क्योंकि सबसे पहले अपन ब्राइन वाटर लेक्स याद कर रहे हैं, और सबसे पहले अपने को इन्हीं को ही रटना है ठीक से, ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली कर पाए। तो इस लेक्स वाले में क्वेश्चन पूछने ही तीन पैटर्न रहेंगे, वाटर नेचर के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, और जिलों के करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को लेकर। तो अब चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ब्राइन वाटर लेक्स, उसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो राजस्थान में खारे पानी की झील है, रिमेन्स ऑफ टेथी सी, टेथी सागर का भाग है, और ये पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में अधिक पाई जाती है। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में मैक्सिमम है। एग्जाम्पल के रूप में इसमें डीडवाना, कुचामन, और ये ऑप्शन नहीं होता, आंसर दूसरा क्या रहता है, नागौर। फिर इसमें ब्राइन वाटर लेक्स के बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानते हैं हम सांबर को। सांबर जो जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर तीनों जिलों की सीमा पे है, लेकिन मुख्य जिला क्या माना जाएगा, जयपुर, क्योंकि जो सांबर तहसील है वो जयपुर का ही एक पार्ट है, जिसका मीनिंग है पार्ट ऑफ जयपुर माना जाता है। बाकी तीन जिलों की सीमा पे आती है सांबर। सांबर के बाद में राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट लेक आती है पचपदरा। पचपदरा जिसकी भी बात कर रहे थे अपन पहले, बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा में काउंट होता है। फिर अपने एक झील आती है नागौर के निकट, डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन का तो जिला ही अब यही हो चुका है, डीडवाना झील। तो डीडवाना झील का जिला है डीडवाना कुचामन। फिर डीडवाना झील के अलावा एक झील और आती है कुचामन, तो कुचामन में भी जिला यही रहेगा, डीडवाना कुचामन। तो ये जो जिला बना है ये वास्तव में ये दो नाम है, डीडवाना और कुचामन, स्थानों के नाम है जहाँ इन्हीं नामों से लेक्स भी हैं। तो डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में, कुचामन लेक डीडवाना कुचामन में, और इसी डीडवाना कुचामन में एक झील और आती है नावा, जहाँ मैंने सांबर में एक नदी लिखवाई थी तुरतमती। तो ये नावा, ये भी नावा एक तहसील है डीडवाना कुचामन में। फिर नागौर की ओर बची हुई, डीडवाना कुचामन नावा और नागौर की ओर बची हुई एक झील आती है डेगाना। पहले तो खास बात ये थी, जो ये एन या नो, जो ना शब्द या न है, ये टाइटल सिर्फ खारे पानी में यूज होता है, सॉरी, खारे पानी की झील जो नागौर में होती है। तो इसका मीनिंग है कि जहाँ खारे पानी की झील में न आ गया है, ब्राइन वाटर लेक होनी चाहिए, न आ गया तो वो नागौर ही रहेगी। फिर वो न चाहे कहीं हो, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो। जैसे कुचामन, तो इसको कहाँ माना जाता था, नागौर। डीडवाना नागौर, नावा
नागौर, डेगाना, नागौर। बाकी एन या न किसी भी खारे पानी की झील में नहीं आता था, लेकिन अब आजकल नागौर की जगह आंसर ज्यादातर हो गया डीडवाना कुचामन। डीडवाना, डीडवाना कुचामन में कुचामन लेक, डीडवाना कुचामन में नावा लेक, डीडवाना कुचामन। सिर्फ एक डेगाना है जो नागौर में रही है। इसके आंसर में डीडवाना कुचामन नहीं बोलना है, इसमें आज भी नागौर ही है। आगे हम डेगाना को पढ़ेंगे खनिज वाले टॉपिक में, जहाँ मुख्यतः टंगस्टन की भारत की सबसे बड़ी माइंस हैं डेगाना के अंदर। फिलहाल बंद है लेकिन चर्चाओं में रहती हैं। तो डेगाना अपनी माइंस को लेकर भी प्रसिद्ध है, टंगस्टन मिनरल का उत्पादन होता है। आपको लगभग एक तो ये आइडिया है कि सांबर वाला जो पार्ट है वो जयपुर में है, और जयपुर के निकटतम कुछ जिले हैं जो नागौर, डिडवाना, कुचामन इन साइट पे है, एक डेगाना को छोड़कर। ज्यादातर डिडवाना कुचामन में, ये नागौर में रहेगी। नागौर के जस्ट ऊपर की ओर जाओगे आप मैप में, ऊपर की ओर जाओगे तो इस वाली साइड पे शेखावाटी का एक जिला आता है सीकर। सीकर में एक दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ब्राइन वाटर में, एक तो आती है कोछोर लेक। एक इसी साइड में आती है रेवासा। रेवासा जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तब ये आएगा। पढ़ा है क्या आर्ट एंड कल्चर? जैन माता टेम्पल, वो वाला क्षेत्र है रेवासा। रेवासा लेक। तो कोछोर, रेवासा ये दोनों सीकर में। सीकर के जस्ट ऊपर की ओर डिस्ट्रिक्ट सीकर के टच में है चूरू। एक साइड में रह जाता है झुंझुनू, और एक साइड से टच में आता है रतनगढ़ चूरू का पार्ट। तो ये जो चूरू वाला पार्ट है इसमें खारे पानी की झील, जो कि एक रण का एग्जाम्पल भी है, ताल छापर। तो जो रण भूमि होती है वो अपने आप में ब्राइन वाटर लेक का एग्जाम्पल होती है। तो चूरू ताल छापर, जहाँ एक सेंचुरी भी बना हुआ है इसी नाम से, और इसी नाम से उसमें एक रण भी आता है। तो रण में एक नाम लिखवाया था मैंने। चूरू में वैसे तो दो लिखे, एक तो पड़ीहारा या परिहारा, और एक दूसरा ताल छापर। चूरू के जस्ट सामने बीकानेर का जो पार्ट है, बीकानेर में खारे पानी की झील है जिसका नाम ही नमक के नाम से स्टार्ट होता है, लूण। लूण करण सर। तो जिसके नाम में ही लूण भरा पड़ा है, नमक है, वो खारे पानी की होगी। राजा का नाम भी था लूणकरण सिंह यहाँ पे। तो इसका मीनिंग, लूण का मीनिंग सुना होगा, लूण शब्द ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी एक मूवी भी आई थी जिसके अंदर वो एक कवि होते हैं, साउथ के मराठा साम्राज्य पे बनी हुई थी ना एक, छावा। हाँ, नमक है महाराज हम। उसमें एक काफी डायलॉग प्रसिद्ध हुआ था कि कवि नमक नहीं, चंदन हो तुम हमारे माथे का। तो इसमें पश्चिमी राजस्थान बीकानेर से जैसे आप नीचे की ओर जाओगे तो अब बॉर्डर पे एक जिला आ गया नया, फलोदी। फलोदी में फलोदी के नाम से झील आती। आपको ध्यान हो, फलोदी नाम से मैंने रण भी लिखवाया था। तो फलोदी की जो जमीन है वो रणभूमि यानी सेलाइन लैंड है, वो नमक वाली जमीन है। फलोदी के पास में एक बाप क्षेत्र आता है, बाप भी अपने आप में लवणीय क्षेत्र है। तो इसका मीनिंग बाप को दिया जाए तो वो भी अपने आप में रण, खारे पानी की झील का एग्जाम्पल। तो रण जितने भी होते हैं वो अपने आप में ब्राइन वाटरी होते हैं। मैंने लिखवाया भी था, दलदली और लवणीय भूमिया और इनफर्टाइल लैंड जिनको हम रन कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात के अंदर, वो लिखवाया नहीं था क्योंकि रन ऑफ कच्छ अपनी ज्योग्राफी में नहीं आता। तो फलोदी का रन या फलोदी झील फलोदी में। यहाँ जैसे जैसलमेर में जाओगे तो यहाँ पे आती है कावोद झील। वैसे तो कावोद नहीं है, काणोद है। लिखते टाइम ये अनाया इनसे थोड़ा जल्दी मुड़ गया, जो इधर मुड़ना चाहिए था वो इधर मुड़ गया। तो काणोद का क्या बन गया, कावोद। तो आज भी एक कावोद ही लिखा जाता है ज्योग्राफी में। तो जैसलमेर वाले कहते हैं गलत पढ़ाते हैं। तो गलत पढ़ाते हैं ये हमें भी पता है, लेकिन पढ़ाना ही है क्योंकि एग्जाम में कावोद ही आना है, काणोद नहीं आना है। हाँ, अब ठीक, आप ये कर सकते हो, ओब्लिक करके ये लिख सकते हो कि जो राइट वर्ड या सही शब्द जो है वो काणोद है, काणोद। लेकिन हमें जो ज्योग्राफी में यूज करना है वो कावोद, कावोद जैसलमेर में आता है। फिर इस साइड में बाड़मेर, तो बाड़मेर में नहीं आके वर्तमान बालोतरा में आता है, पचपदरा झील जो अभी बताइए। तो इस मैप को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सांबर के टच में डीडवाना कुचामन, सांबर के टच में नावा, ये थोड़ा डिस्टेंस पे आ जाता है डेगाना। बाकी ये सब सांबर के निकट हैं, तो इसका मीनिंग कभी सांबर एक बड़ी झील रही है।
जिसमें समय के साथ साथ सांबर का पानी कम हो गया, सांबर तक ही रह गया, तो वो सांबर झील। सांबर का कुछ पानी डीडवाना की ओर रह गया, वो डीडवाना झील। सांबर का ही कुछ पानी डेगाना में रह गया, वो डेगाना झील। कुछ नावा में रह गया, वो नावा झील। इसका मीनिंग सांबर धीरे धीरे, इसका मीनिंग है कि टेथी सागर था पहले, और उस टेथी सागर का पानी जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बचा हुआ है, उसी जगह के नाम से इन झीलों के नाम है। तो इन झीलों के नाम आपको जल्दी इसलिए याद होते हैं, सब स्थानों के नाम से। एक सिर्फ चूरू वाले में स्थान का नाम आधा ही है उसमें, छापर। बाकी ताल उस पानी को बोला गया जो इकट्ठा है। नहीं कहते कहीं पानी भरा हुआ है कि ताल भरा हुआ है। ताल यानी तालाब की तरह। तो इस कारण उसको बोला गया, पानी भरने के कारण ताल, और जगह का नाम है छापर। तो छापर में पानी भरता है उसको ताल बोलते हैं, और दोनों को मिला के धीरे धीरे अभ्यारण्य का नाम क्या रख दिया। तो उस स्थान की जो फेम है वो ताल छापर नाम से हो गई। बाकी कभी चूरू विजिट करोगे तब पता चलेगा इस स्थान का नाम क्या है, छापर। आगे वाला टाइटल यूज होता है। तो खारे पानी की झीलें अपने मोस्टली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जयपुर में है, सांबर। फिर अपने नागौर के अंदर एक ही एग्जांपल बचा है, डेगाना। फिर कुछ डीडवाना कुचामन में है। कुछ सीकर की ओर है, सीकर की ओर एग्जांपल कौन से हैं? रेवासा और कोछोर। कोछोर लेक। सीकर के बाद में चूरू में, चूरू में ताल छापर। चूरू के बाद में बीकानेर में, लूण से याद रखना, लूण करणसर। बीकानेर के जस्ट नीचे फलोदी में, जिले के नाम से ये फलोदी। फिर जैसलमेर में कारनौद की जगह है कावद, कावद। और यहाँ बाड़मेर में नहीं होके बालोतरा में, बालोतरा में पचपदरा। तो ये आपने जो अभी याद कर रखे हैं ये ब्राइन वाटर के एग्जाम्पल। अब इनके बाद में जो भी आपसे पूछा जाए जो आपको ध्यान नहीं आए, वो फ्रेश वाटर लेक। तो अब इन जिलों के नाम समझ में आ गए कौन से लोकेशन पे। कावद किस स्थान पे? लोनकरण सर, रेवासा और ताल छापर। सांबर, डेगाना, कुचामन, डेडवाना कुचामन, डीडवाना, वापस डीडवाना कुचामन, नावा। तो ये पूछने लायक है। अब डीडवाना और कुचामन तो नहीं पूछेंगे क्योंकि उनका नाम उनके जिले के नाम से ही है लगभग। तो नावा पूछने लायक क्वेश्चन है, और एक डेगाना। तो डेगाना आज भी अपने मूल जिले में ही है जहाँ टंगस्टन के माइंस भी प्रसिद्ध है। और फिर पचपदरा लेक, तो बाड़मेर नहीं होके बालोतरा के अंदर। अब मैं कुछ झीलों के नाम बोलूंगा, आपको सिर्फ यह बताना है, खारा पानी, मीठा पानी। जो अभी तक अपने नाम सुने हैं ये खारे पानी के थे। और अब ऐसा कोई नाम जो अभी हमने पिछले 5-7 मिनट में अपने कोई रिपीट नहीं किया, ऐसा नाम वो मीठे पानी का होगा। तो जयसमंद मीठे पानी की, और रामगढ़ क्रेटर मीठे पानी की, नक्की झील और जल महल मीठे पानी। भले कितनी प्रदूषित हो, मीठे पानी की बतानी है। चाहे जयपुर का सीवेज वाटर जा रहे हैं, लेकिन मीठे पानी की है। यानी नमक नहीं है तो, नमक नहीं है तो फ्रेश वाटर में ही मानी जाएगी फिर। राजस्थान में फतेह सागर मीठे पानी की, और राजस्थान में एडवर्ड सागर अपने को पता भी नहीं है कहाँ पे है, लेकिन मीठे पानी की है। राजस्थान के अंदर आना सागर मीठे पानी की। राजस्थान में कावोद झील, ये पहचान गए हम क्योंकि ये नाम हमने रटा था अभी थोड़ी देर पहले, जैसलमेर कावोद। लूणकरण सर खारे पानी की, फलोदी खारे पानी की, कोछोर खारे पानी की, आनंद सागर मीठे पानी की, बाई तालाब इसी को ही कहा जाता है, आनंद सागर और बाई तालाब। तो इसका मीनिंग अब आप इजीली ये वाला क्वेश्चन तो कर सकते हो कि जिसमें कुछ झीलों के नाम लिखे हुए हों और इसमें से निकलवाया जाए कि ब्राइन वाटर लेक्स निकालो आप। तो जैसे एक ऑप्शन तो आपको इस तरीके से दे दिया जाए, कावोद। ये रामसागर एक अभ्यारण्य भी है, झील भी बनी हुई है, राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में है रामसागर। तालाब शाही ये भी वहीं पर है धौलपुर में। एक कनक सागर,
इस तरीके से ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से ब्राइन वाटर लेक्स के नाम बताइए कौन से हैं। तो अपने को अपने रटे हुए एक तो ये दिख रहा है कावद जैसलमेर वाला, ये नाम नहीं सुना हुआ था अपना। तालाब सा ये भी नहीं सुना अभी तक। कनक सागर ये भी नहीं सुना। कोछोर था क्या? सीकर में था। रेवासा और कोछोर दो ही थे। तो ब्राइन वाटर लेक्स में एक और ये दो, दो एग्जाम्पल। दो ये शब्द दोनों ही ठीक होते हैं इसमें। जैसे कुछ बुक्स में ये अपने ए लिखा रहता है, बाकी सही शब्द ओ आता है इसमें। कोछोर है, काछोर लिखा हुआ है क्या इसमें? एक मात्रा लगा दो ऊपर। ज्यादा प्रचलन में ये है ओ वाला, बाकी काछोर कोछोर। रेवासा से कुछ डिस्टेंस पे ही आता है, रेवासा कोछोर। अब ये जो खारे पानी के नाम हमने जो रटे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो अपने सांबर, जिसका डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स हम पढ़ेंगे। एक पचपदरा और एक डीडवाना। बस खारे पानी में इन तीन झीलों की डिटेल्स अपने को ठीक से पता। बाकी एक दो झील के बारे में अपन कम से कम एक दो लाइनें और लिख पाए। जैसे चूरू के बारे में आप ठीक से लिख पाओगे ताल छापर के बारे में, कि ताल छापर ये एक खारे पानी की झील है जहाँ ताल छापर अभ्यारण्य भी स्थित है, जहाँ काले हिरण और कुरजा पक्षी प्रसिद्ध है। ये सारी डिटेल्स आपको याद होंगे, वाइल्ड लाइफ का चैप्टर आएगा उसमें याद होंगी। यहाँ तो सिर्फ ताल छापर से एक ही लाइन याद है कि ताल छापर एक खारे पानी की झील है जो चूरू में स्थित। तो यहाँ इतना ही काफी है। बाकी और डिटेल्स वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर से वहां से लिख पाएंगे अपन। ऐसी एक दो झीलें जिसके बारे में और ठीक लिख पाओ, जैसे लूणकरण सर, ये राजस्थान के उत्तर में प्रमुख हरे पानी की झील जो बीकानेर में स्थित। तो बीकानेर इसके बाद में अपन ब्राइन वाटर लेक्स कोई नहीं देखते हैं उत्तर में। नॉर्थ के अंदर बीकानेर वाली आती है मेन, लूणकरण सर। उसके बाद में खारे पानी की झीलें या तो उसके सदन में है या उसके वेस्ट की तरफ जैसलमेर की तरफ है। तो इन तीन के बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दो झील और होंगे, और ब्राइन वाटर लेक्स पे अपने से 50 वर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया। तो सब में अपने को एक बैलेंस आंसर लिख के आना है। इसमें दो लाइनें दो लाइनें दो लाइनें, एक दो झीलें और जिसके बारे में एक एक दो दो लाइनें आप लिख पाओ। तो इस तरीके से 8 से 10 लाइन आप इजीली लिख पाओ। क्योंकि इस चैप्टर में अधिक से अधिक एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या कुछ प्रमुख बड़ी झीलें हैं जिनके बारे में 15-15 शब्द इंडिविजुअल आ सकते हैं, 4-4 लाइनें इनके बारे में। और ऐसा ही एक अपोजिट क्वेश्चन आ सकता है, मीठे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में बताइए। तो इसमें जो भी 5-6 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में अलग अलग पढ़ के चले जाओ, और उनके बारे में बड़ा क्वेश्चन दे दें तो उन सबको मिला दीजिए। सबके बारे में 3-3 4-4 लाइनें इजीली लिख सकते हो, क्योंकि मीठे पानी की झीलों में विशेषताएं ज़्यादा होती हैं। उनपे पॉइंट अधिक होते हैं क्योंकि वो इरिगेशन में भी काम में आते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में भी इंपॉर्टेंट होता है, मत्स्य पालन में भी है। हालांकि मत्स्य पालन दोनों ही चीज़ों में है, खारे पानी की झीलों में भी होता है और मीठे पानी की झील में भी होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सांबर। सांबर अपने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग तो हम जनरली ये मानते हैं कि सांबर है वो एक प्राकृतिक झील है, क्योंकि उसका निर्माण 5 नदियों से हुआ है। हमने लास्ट चैप्टर में ही लिखा है कि सांबर लेक है, उसमें कितनी नदियां आती हैं? 5, जिसमें सबसे मेन आती है मैनथा, जो सबसे ज्यादा सैलिनिटी उसमें जमा करती है। नागौर की ओर से आती है उसमें खारी। नावा से तुरंत मिलने वाली का नाम तुरतमती। सीकर की ओर से जहाँ खंडेला की पहाड़ियां उधर से खंडेल रिवर। अजमेर से आती है रूपनगढ़। तो ऐसी 5 नदियां हमने इसमें लिखी थी। तो हमारे लिए तो ये प्राकृतिक झील है। लेकिन किसी ने हिस्ट्री पढ़ के भूगोल लिख डाला है, यानी इतिहास पढ़ा है फिर भूगोल लिखा उस व्यक्ति ने। तो किसी ने इतिहास में लिखा है कि सांबर को बनाने वाले, तो कहीं ना कहीं सांबर को बसाने वाले, सेटल करने वाले वासुदेव चौहान। तो उन्होंने ज्योग्राफी में आके लिख दिया कि सांबर झील के निर्माता वासुदेव चौहान। जबकि हो सकता है कि उन्होंने सांबर को सेटल किया हो। झील तो अपने आप ही बनी होंगी भाई, नदियों को कोई लाता नहीं। रिवर्स जो होती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं हम, लेकिन ये नहीं कि हम उद्गमित कर दें। तो उद्गमित करते तो हमारे यहाँ इतना बड़ा डेजर्ट नहीं होता, हम उद्गमित कर चुके होते। और जब भी पाकिस्तान वाले थोड़ी बहुत छेड़खानी करते तो सब नदियां वहीं से निकाल देते राजस्थान से पश्चिम की ओर, और पाकिस्तान वाले सारे अरब सागर में मिल रहे होते। तो इसका मीनिंग है कि रिवर्स हमारे हाथ में नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं रिवर्स जो है। तो सांबर झील, किसी भी झील में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होता है वाटर नेचर और उसके लोकेशन।
तो अभी अपन सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, खारे पानी की झील। तो ये अंडरस्टूड है, सांबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राइन वाटर लेक्स विच इज सिचुएटेड इन जयपुर। ये खारे पानी की झील का उदाहरण है जो जयपुर में स्थित। फिर बाद में 5 नदियों पे निर्मित है, तो नदियां लास्ट वाले चैप्टर में अपनी बात हो चुकी है, अभी जो रिपीट किया है अपन ने वो। फिर इस झील में निर्माता के तौर पे अगर पूछा जाए तो हमें हिस्ट्री वाला जो लिखा हुआ है उसी को ही ठीक मानना है फिर, कि इस झील का जो निर्माण या निर्माता जो है, इस झील के जो मेन क्रिएटर या निर्माता हैं वासुदेव चौहान। तो चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश के एक हिस्सा वासुदेव चौहान भी हैं। इसका कोई फिक्स ईयर नहीं है। इस झील के बारे में जो डिटेल्स मिलती है वो थोड़ी बहुत अपने को बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। तो जिसमें कोई ऐसा फिक्स ईयर नहीं दिया हुआ कि इस ईयर में बनी हुई है, तो इसमें ईयर नहीं पूछा जाता है, इसमें यही पूछा जाता है कि मतलब किस शिलालेख के रेफरेंस में हम ये लिखते हैं कि वासुदेव चौहान इसके निर्माता है। तो उसमें कहीं लिखा हुआ कि सांबर के निर्माता ये थे, तो सांबर के निर्माता मेरे हिसाब से सांबर को सेटल करने के रूप में, सांबर को बसाने के रूप में इनका योगदान रहा है। झील के रूप में शायद इनका योगदान नहीं रहा हो। लेकिन हिस्ट्री में लिखा हुआ है तो अपने ज्योग्राफी में भी ये जनरली लाइन लिखते हैं, क्योंकि जब व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं तो अपने को आंसर इन्हीं को ही मानना होता है। बाकी ज्योग्राफिकल रीजन जब अपने को बताना होता है, इन नदियों पे बनी है सांबर झील। फिर झील में करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या हैं जो इसको अदर लेक साउंड से अलग करती है। तो एक विशेषता तो है राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ राजस्थान। एंड सेकेंड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ कंट्री, देश की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील, सॉरी तीसरी है। पहले इसको हम सेकंड मानते थे, अब आजकल थर्ड इसको इसलिए मानने लग गए क्योंकि पुलिकट है उसका सैटेलाइट सर्वे यानी उपग्रही परीक्षण हुआ है। पहले मैनुअल डेटा में पुलिकट छोटी थी, लेकिन अब जो डिटेल्स आई है उसकी पुलिकट की वो सांबर से भी बड़ी है। तो अपनी पुरानी बुक्स में इसको सेकंड, जबकि करंट डेटाज में क्या हो चुकी है, थर्ड। तो सांबर इज द लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ राजस्थान एंड थर्ड लार्जेस्ट लेक ब्राइन वाटर लेक ऑफ कंट्री। ये राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। तो ठीक है, राजस्थान के लिए तो हमें याद हो गया कि राजस्थान में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सांबर है, लेकिन देश में तीसरी बड़ी, इसका मीनिंग देश में दो बड़ी कौन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो है इंडिया में चिल्का, जो आपने इकोलॉजी में भी पढ़ी है, इंडिया की पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट चिल्का। और उसी समय अपनी केवलादेव को भी बनाया गया था, कौन से ईयर में, 1981। ये अपने नेशनल लेवल पे इनको ये दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय स्तर पे। हालांकि बाद में भारत ने 1982 में रामसर संधि के ऊपर सिग्नेचर किए थे, उसके बाद में इनका इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका दर्जा, लेकिन भारत ने जो टाइटल इनको 1981 में ही दिया हुआ है। तो इन्होंने अपनी लिस्ट में आज तक भी 1981 लिखा हुआ है। जबकि रामसर इंटरनेशनल कॉन्वेंशन का हिस्सा, रामसर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा भारत कब बना था, 1982। जो पहले से एक समझौता चल रहा था कि वेटलैंड एरिया को कुछ कंट्रीज हैं जो प्रोटेक्ट करेंगे, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों को। तो भारत उस हिस्सेदारी में बाद में शामिल, सिग्नेचर बाद में हुए थे हमारे। कॉपरेट या सहयोग तो हमने बातों ही बातों में पहले भी कर दिया था कि आर्द्र भूमियों को बचाना चाहिए, क्योंकि आर्द्र भूमियां बायोडाइवर्सिटी का सबसे मेन सोर्स होता है। क्योंकि जहाँ आर्द्र भूमि होंगी वहाँ वेटलैंड या एरियाज होंगे, वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी होगी, और वेजिटेशन अच्छी होगी वहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस होना पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ जीव अधिक होंगे, बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी। तो ये वाला जो केवलादेव और चिल्का सेम डेट का है, सिर्फ गड़बड़ ये थी चिल्का सी से था, केवलादेव के से था। तो फर्स्ट का दर्जा हमने चिल्का सी टाइटल को दिया। अगर ये केवलादेव नहीं हो के एवलादेव होता, तो एवलादेव होता तो ए पहले आता और भारत की पहली रामसर साइट एवलादेव होती फिर। लेकिन ये इसका नाम ही ऐसा था कि कैसे टाइटल आने के कारण पहले का दर्जा किसको मिला, चिल्का। तो ये वही चिल्का है जो इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट भी है। फिर सेकंड, तो ये कौन से स्टेट में है,
ये आती है ओडिशा में, जो पहले का ओडिशा, ये पहले का उड़ीसा, वो ये वर्तमान का ओडिशा। पुलिकट लेक, पुलिकट झील दो स्टेट की सीमा पे आती है, आंध्र प्रदेश और उसके जस्ट नीचे आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाला जो एरिया है उसके नॉर्थ पार्ट में और आंध्र प्रदेश के सदर्न पार्ट, आंध्र प्रदेश की तरफ आते हैं तो इसमें एक टापू भी बना हुआ है जिसका नाम है श्री हरिकोटा, जो अपने अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं सतीश धवन के अंदर से, तो वो यहीं पे स्थित है श्री हरिकोटा, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, जहाँ सैटेलाइट के लिए जो अंतरिक्ष यान होते हैं जिनको हम यहाँ से लॉन्च करते हैं, तो ये पुलिकट के आंध्र प्रदेश वाली साइट पे आता है। तो इसका मीनिंग पुलिकट झील दो स्टेट में आती है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, नॉर्थ पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन दोनों स्टेट की सीमा पे। तो इसमें स्टेट दो रहते हैं आपके। तो भारत की दो बड़ी झीलें जो खारे पानी में है वो चिल्का और पुलिकट, ओडिशा और उसके नीचे वाले दो राज्यों में ये आती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट। तो सांबर को थर्ड का टाइटल क्यों मिला समझ में आ गया। फिर एक स्टेटमेंट इसमें बोला जाता है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जबकि देश में नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन भी यही करती है। तो हम यहाँ सिर्फ लेक के ऊपर बात कर रहे हैं, स्टेट पे बात नहीं कर रहे। अगर ये बात स्टेट पे की जाए तो स्टेट पे की जाए तो गुजरात से आगे कोई नहीं है आज भी। गांधी जी के टाइम भी गुजराती था और आज भी गुजराती है। देश का जितना नमक उत्पादित होता है उसमें अकेले गुजरात का कंट्रीब्यूशन है 75% से भी अधिक। तो इसका मीनिंग देश का नमक अब से 100 साल पहले भी गुजरात का योगदान अधिक था और आने वाले 100 साल बाद भी योगदान गुजरात का ही अधिक रहेगा, क्योंकि गुजरात के पास एक तो रन ऑफ कच्छ जैसा काफी बड़ा एरिया, सेलाइन पूरा जिला ही आपका नमक का जिला है, जहाँ देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ न्यूनतम जनसंख्या है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला किसको माना गया है, रन ऑफ कच्छ को, उसकी सेलिनिटी के कारण पॉपुलेशन सेटलमेंट बहुत ही कम है। तो गांधी जी के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गुजरात के तट पे जाके नमक बना के उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को तोड़ा था। अंग्रेजों ने कहा था कि सोल्ट या नमक बनाने के लिए आपको टैक्स देना होगा। गांधी जी ने कहा ये हमारा देश है, हमारा नमक है, हमारे लोग बना रहे हैं, टैक्स तुम्हें किस बात का। ये कोई ब्रिटिश लोग हैं, वो अपना पानी लेके आए ब्रिटेन से, उससे अगर हम नमक बनाए तब तो टैक्स दें। अब पानी भी हमारा, जमीन भी हमारी, लोग भी हमारे, नमक बना भी रहे हैं हजारों साल से, फिर आप लोगों को टैक्स किस बात का। तो एक रेस्पेक्ट या सविनय के साथ उन्होंने उनके उस कानून की अवहेलना की थी, अवज्ञा की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो एक निश्चित शायद 72 73 ऐसे कुछ दिन थे ना जो दांडी यात्रा की थी। तो दांडी यात्रा यहाँ साबरमती से वो दांडी यात्रा के लिए गए थे और नमक बना के इस कानून को तोड़ा था उन्होंने। तो उस समय भी सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश में गुजराती था। अगर उस समय कोई राजस्थान होता, तमिलनाडु होता, तो वहां दांडी यात्रा नहीं होती, वो राजस्थान यात्रा होती या तमिलनाडु यात्रा होती। तो दांडी यात्रा ही क्यों थी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा नमक ही वहां उत्पादित हो रहा था। तो नमक उत्पादन में हम स्टेट के ऊपर बात नहीं कर रहे, स्टेट पे बात करेंगे तो आंसर गुजरात जाएगा। लेकिन किसी एक लेक या झील पे बात करें तो लेक में, क्योंकि गुजरात का जो नमक है वो झीलों से नहीं, रण एरिया से निकलता है या फिर समुद्री पानी से प्राप्त होता है। दो सोर्स है वहाँ ब्राइन वाटर का, एक तो खारा पानी रण में खूब है, रण ऑफ कच्छ में, और एक तटीय कोस्टल एरिया। क्योंकि भारत में जो लैंड पार्ट पे यानी जो स्थलीय भाग पे जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे बड़ा तट गुजरात का है। क्योंकि गुजरात का तट टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग है, तो देखने में यूं कम लगता है ये, लेकिन काफी बड़ा है। इस पूरी लाइन को अगर सीधा करो तो पूरा पश्चिमी लगभग 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस, इस पूरा जो जिगजैग 1600 किलोमीटर अपने वेस्टर्न घाट माउंटेन की पूरी लंबाई होती है 1500 किलोमीटर के आसपास, और गुजरात का तट अकेला 1600 किलोमीटर है। तो इसका मीनिंग लेंथ काफी ज्यादा है गुजरात के तट की। तो जिस राज्य का तट काफी बड़ा है, जिसके पास रण रण ऑफ कच्छ जैसा सेलाइन लैंड है, तो वहां पे नमक अधिक उत्पादित होगा। तो देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली झील कौन सी है, तो आंसर रहेगा सांबर। और नमक उत्पादन वाला मुख्य राज्य, तब आंसर रहता है गुजरात। तो सांबर की करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता में एक तो खारे पानी की बड़ी झील यानी लार्जेस्ट लेक वाला टाइटल इसके पास, और कंट्री के अकॉर्डिंग थर्ड टाइटल इसके पास, यानी देश में तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। सॉल्ट प्रोडक्शन में इसके रैंक कौन से है भारत में, फर्स्ट। नमक उत्पादन में सबसे बड़ी झील ही है। फिर नमक उत्पादन का यहाँ जो कार्य है वो एक जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उपक्रम के माध्यम से किया जाता है, या
इसमें जॉइंट वेंचर या संयुक्त उपक्रम का मीनिंग है कुछ कंपनियां मिलके काम करती हैं। जॉइंट वेंचर्स में एक तो हमने पहले से बना रखी है सांबर सोल्ट लिमिटेड, राज्य की कंपनी है सांबर सोल्ट लिमिटेड, और एक देश में केंद्र सरकार की HSL, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड। तो हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड ने क्या किया, सांबर सोल्ट लिमिटेड के 60% शेयर होल्डिंग अपने अंडर में ले लिए, खरीद लिए इन्होंने। और सांबर सोल्ट लिमिटेड यानी स्टेट का अधिकार इस पे कितना छोड़ दिया, 40%। इसका मीनिंग इसके ऊपर मेन राइट्स HSL के हैं। तो सांबर लेक इज ए जॉइंट वेंचर, सांबर झील एक संयुक्त उपक्रम है जो HSL और SSL के द्वारा संचालित है। तो SL तो हो गया सोल्ट लिमिटेड दोनों में, एस सांबर को इंडिकेट कर रहा है, इसका मीनिंग राज्य वाली कंपनी है, और वो H हिंदुस्तान को इंडिकेट कर रहा है, तो सांबर सोल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड। तो इसका मीनिंग है यहाँ नमक उत्पादन का जो मुख्य कार्य HSL के अंडर में होता है, तो जिसका शेयर होल्डिंग मेन होता है उसका मेन हिस्सेदारी उसी की मानी जाएगी। बाकी लिखने में आप लिख सकते हो एक संयुक्त उपक्रम के द्वारा नमक उत्पादन होता है, संयुक्त उपक्रम यानी HSL एंड SSL। ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जो नमक उत्पादित किया जाता है, तो नमक सांबर में निकटतम इस तरीके से क्यारियां बनाई जाती हैं। ये क्यारियां बनाकर इनमें पानी डाला जाता है, टेम्परेचर के कारण इस पानी का अधिकांशतः इवेपोरेशन या वाष्पीकरण हो जाता है और लास्ट में नमक रह जाता है। तो ये जो क्यारियां, इनसे प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है। ये जो टेक्निक होती है इसको कहते हैं क्यारी टेक्निक, और इस क्यारी में जो प्राप्त होता है उस नमक को क्या कहते हैं, क्यार। तो क्यार क्या है, तो प्रोड्यूस साल्ट या ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सांबर लेक इज नोन एज क्यार। सांबर से उत्पादित या तैयार किए गए नमक को क्या कहा जाता है, क्यार, क्योंकि ये क्यारियों में बनता है इस कारण क्यार कहते हैं। अपने खेतों में नाम सुना होगा क्यारियां, तो ये जो क्यारियों में बनने के कारण इस नमक के लिए टाइटल क्या यूज होता है, क्यार। तो क्यार क्या है, सांबर से उत्पादित या तैयार किया गया नमक। ऑब्टेन साल्ट या प्रोड्यूस साल्ट फ्रॉम सांबर लेक इज नोन एज क्यार। फिर सांबर लेक है, ये अपने आप में एक वेटलैंड एरिया है, क्योंकि झील है, काफ़ी बड़ी है, खारे पानी में, या राजस्थान में खारा पानी नहीं बोला जाए तब भी सबसे बड़ी सांबर ही है। जैसे देश में सबसे बड़ी झील, वाटर नेचर को नहीं बोला जाए तो भी चिल्का ही है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। तो नहीं बोली जाए ब्राइन वाटर तो भी यही है। तो विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सी। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया चिल्का। लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ इंडिया चिल्का। लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान सांबर। लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ राजस्थान सांबर। तो राजस्थान में बड़ी झील और खारे पानी की झील, खारे पानी में बड़ी झील, दोनों का आंसर सेम ही होता है। और अपनी तीनों ज्योग्राफी में ऐसा ही होता है, राजस्थान में भी, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। लेकिन विश्व के हर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। USA की सबसे बड़ी झील सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील एक मीठे पानी की झील है। तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि हर देश में जो बड़ी होगी वो खारे पानी की होगी हमेशा, लेकिन अपनी जो तीन ज्योग्राफी है कॉन्सिडेंटली उन तीनों के अंदर बड़ी है, लार्जेस्ट है, वो लार्जेस्ट ब्राइन वाटर भी है। तो मीनिंग है कि बड़ी का मीनिंग बड़ी खारे पानी में भी आंसर वही रहेगा। तो राजस्थान में लार्जेस्ट लेक सांबर, लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक सेम आंसर रहेगा सांबर। इसका मीनिंग जब वाटर नेचर नहीं दिया हुआ हो तब भी बड़ी यही है। तो सांबर है काफी बड़ी लेक। अब बड़ी लेक है तो इसके आसपास का जो नमी वाली भूमि है उसको हम कहते हैं वेटलैंड एरिया। और जो वेटलैंड या आर्द्र भूमि के कारण कुछ पक्षी उस एरिया में अगर आना स्टार्ट होते हैं या संरक्षण लेते हैं तो हम उनको इंटरनेशनल रामसर साइट बना सकते हैं। तो रामसर साइट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रामसर साइट राजस्थान में सबसे पहले किसको बनाया गया था, केवलादेव को। केवलादेव को हमने 1981 में बना दिया था। फिर हमने इसी दशक के लास्ट में, 81 का डिकेड कब समाप्त होगा, 1990 में, 80 से, सॉरी 81 से 90 तक, 90 में हमने सांबर को बनाया है। और अभी इसी महीने अपने दो रामसर साइट और बनी है, एक अपने खिचन फलोदी में, एक उदयपुर मैनार, दोनों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मैनार तो राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ बर्ड की लगभग 200 से अधिक स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती हैं। जबकि खिचन है, यहाँ मोस्टली डोमोजाइल क्रेन
यानी ग्रे कलर का सारस जो होता है, जिसको राजस्थान में कहते हैं कुर्जा। ये राजस्थानी लोकगीतों में गीत भी है अपने, कुर्जा ये मारा। जब पति अपने घर को छोड़ के जाता है तो वो विरहणी जो पत्नी होती है वो उसकी याद में गाती है कुर्जा कुर्जा ये मारा गीत। जिसमें सहित मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुर्जा काफी, या जो सारस जो पक्षी होता है वो अपने प्रेम के प्रति बहुत फेथफुल होता है, विश्वसनीय पक्षी होता है। मेल है, अगर मेल की डेथ होगी तो फीमेल उसकी याद में ही खाना पीना छोड़ देती है, उसके बाद में कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये नहीं कि कुर्जा निकला तो कुर्जी कहीं और निकल गई, या कुर्जा इंतजार कर रहा हूँ कि कुर्जी कब जाए दूसरी कुर्जी आए। तो इसका मीनिंग है कि इस पक्षी में फ्लर्ट नहीं होता। तभी तो कहते हैं ना भाई कि जो कहते हैं कई लोग सारस जैसी, या कहते हैं ना हंस जैसी जोड़ी लग रही है। तो इसका मीनिंग उनका प्रेम इतना, एक दूसरे के प्रेम में इतने बंधे हुए होते हैं कि विरह में उनकी फिर डेथ ही होती है। यानी जैसे ही एक जोड़ा टूटा, जोड़े टूटने के कुछ समय बाद दूसरे पक्षी की डेथ हो जाएगी। तो ये दोनों को दर्जा अभी मिला है अपने जून के अंदर, जून 5 को मिला है ना, पर्यावरण दिवस वाले दिन, जून 2025। तो सांबर लेक इज लिस्टेड एज रामसर साइट इन 1990, 1990 में इसको रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया। एंड प्रोटेक्टेड बर्ड्स इसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो कुर्जा है यहाँ पर, जो खीचन की ओर से ही आता है इधर माइग्रेट होकर। खीचन में सबसे ज्यादा होते हैं कुर्जा पक्षी। और एक गुजरात से आने वाला एक पक्षी है इसमें, राजहंस। ये थोड़ा व्हाइट और पिंक कलर का होता है, हल्का व्हाइट कलर और पिंक कलर का दिखाई देता है, फ्लेमिंगो बर्ड। इन दोनों पक्षियों को संरक्षण मिलते हैं, ये गुजरात की ओर से आते हैं अपने। तो सांबर झील का एक इम्पोर्टेंस ये भी है। ये नहीं, ये क्या भैंसे हैं क्या? कौन सा? एक एक अच्छा, एक तीर से तीनों भैंसों को भेज दिया? किसने? दारावत? अच्छा, कौन सा वंश? अच्छा, जोड़ा ही देख लो आप। ये है कुर्जा बर्ड। आंखें डार्क ब्राउन होती हैं, पक्षी ऊपर से मोस्टली ग्रे कलर का होता है, इसको डोमोजाइल क्रेन कहते हैं। क्या चीज? बैच? हाँ, उड़ते भी हैं। लाइन से उड़ते हैं, सारे पक्षी उड़ते हैं लाइन से। भाई पंक्ति में, जैसे आप शाम के टाइम देखोगे ना, बहुत सारे पक्षी हैं, पक्षी बहुत सारी पंक्तियां बनाते हैं। लाइन सीधी होती है, ये पानी में जब तैरते हैं तो पानी में तैरते हैं तब भी आपको यूं लगेगा जैसे आर्मी के जवान हैं वो पीटी कर रहे हैं। जैसे सारे चल रही है ना, तो एक तरफ से चलते चलते फिर वापस मुड़ के और वापस बैक किस तरीके से आते हैं। जैसे आर्मी में नहीं कहते भाई वापस मुड़, पीछे मुड़, ऐसा। तो इसका मीनिंग वो बैक वापस आने का मीनिंग उसी तरीके से सारस आती है आपके। राइट और लेफ्ट टर्न करते हैं ना राजहंस। ये गुजरात से आने वाला पक्षी, फ्लेमिंगो बर्ड, जिसके जो दूसरा शब्द यूज करते हैं अपन, फ्लेमिंगो। ये व्हाइट और पिंक कलर के होते हैं।
ये फ्लेमिंगो बर्ड कि विंटर सीजन के अंदर कभी सांबर को विजिट करना काफी शानदार, यानी पक्षी जो वाइल्ड एनिमल्स के प्रति यूं ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिनको पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया लगता है, केवला देव लगभग विंटर सीजन के टाइम, यानी लगभग नवंबर से और फरवरी मार्च के आसपास तक, और यही टाइम अपने सांबर का विजिट करने का, क्योंकि ये मुख्यतः नॉर्थ इंडिया की ओर से ये पक्षी आते हैं, और ये नॉर्थ इंडिया में तब आते हैं जब वहाँ पे विंटर सीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दियों का इफेक्ट बढ़ जाता है, जबकि साइबेरिया जैसे एरिया तक से भी हमारे पक्षी आ जाते हैं। साइबेरिया हज़ारों किलोमीटर दूर है हमसे, लगभग 3-4, कम से कम 4,000 किलोमीटर दूर है। तो 4,000 किलोमीटर से किसी पक्षी का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये 4,000 किलोमीटर इंसान नहीं जाता है, ये माइग्रेट होता है तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कहीं 200, 300, 400 किलोमीटर, या अरेबियन कंट्रीज अपने 1,000, 1,500 किलोमीटर, लेकिन 4,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान में आके अंडे दे के ब्रीडिंग या प्रजनन करके, क्योंकि अपने यहाँ अनुचित क्लाइमेट होता है, उसके फेवरेबल क्लाइमेट होने के कारण, और फिर एक निश्चित समय के बाद मार्च अप्रैल के आसपास फिर वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं वापस। तो ये सांबर झील, जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या जो जानकारी है वो आपको ध्यान है। एक तो लोकेशन कहाँ पर, जयपुर। एक देश में कौन से नंबर की बड़ी खारे पानी की झील, थर्ड है। राजस्थान के अकॉर्डिंग फर्स्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लेक्स, राजस्थान में लार्जेस्ट लेक के रूप में और लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक के रूप में दोनों में है फर्स्ट, राजस्थान की बड़ी झील या राजस्थान में खारे पानी की बड़ी झील। सांबर है, इसमें HSL और SSL, इन दोनों के जॉइंट वेंचर में संयुक्त उपक्रम के माध्यम से नमक प्राप्त किया जाता है। नमक जो प्राप्त किया जाता है उस नमक को क्या कहा जाता है, क्यार। और नमक यहाँ से सर्वाधिक प्राप्त होता है, उसके एक क्वांटिटी भी अपने जनरली मानते हैं कि इंडिया में 100% नमक अगर निकलता है तो उसमें से अकेले सांबर से, यानी देश के कुल नमक का 8 से 9% नमक अकेले सांबर उत्पादित करती है। बुक्स में तो ये डेटा लगभग 8.7% देख के रखते हैं अपने, लेकिन 8 से 9% के आसपास है। जबकि राजस्थान का ये नमक अगर देखा जाए तो राजस्थान में जितना भी नमक उत्पादित होता है उसमें से 80 से 90% सांबर का ही होता है। तो इंडिया का ये 8 से 9, और इनके आगे जीरो लगा दोगे तो राजस्थान का 80 से 90। तो भारत का, राजस्थान जो नमक उत्पादन करता है, राजस्थान पूरे इंडिया में 9 से 10% नमक उत्पादन करता है अकेला, और राजस्थान जो 9 से 10% नमक उत्पादित करता है उसमें लगभग 8 से 9%, इसका मीनिंग राजस्थान इंडिया में लगभग 10% नमक उत्पादित कर रहा है। और उस 10% इंडिया में टोटल राजस्थान का योगदान ये है, और उसमें अकेले सांबर का योगदान कितना है, 8 से 9%। तो राजस्थान का जो 10% है वो राजस्थान के लिए तो क्या है, हमारा तो 100% है ना वो। तो इसका मीनिंग है राजस्थान में फिर सांबर का योगदान कितना हुआ, 80 to 90%। इसका मीनिंग राजस्थान में मोस्टली नमक सांबर से उत्पादित होता है 80 to 90% राजस्थान के अकॉर्डिंग, और भारत के नमक में सांबर का योगदान तब फैक्ट अपने रहेंगे लगभग 8 से 9%, 8 to 9%। जो बुक्स में ज़्यादातर 8.7 ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, तो आप तो 8 से 9 ही याद रखिएगा, उसके बीच का ही डेटा है लगभग ही। फिर इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, 1990 में। और प्रोटेक्टेड बर्ड्स इसमें कौन से हैं, कुर्जा, और दूसरा है फ्लेमिंगो या राजहंस। फिर सांबर के बाद में एक झील आपको बताई, पचपदरा। पचपदरा में लोकेशन आपको ध्यान है, खारे पानी की झील है जो बालोतरा में स्थित। फिर इस झील में जो करेक्टरिस्टिक्स या जो विशेषताएं हैं, वो एक तो बताया जाता है इसका नमक भले ही ज़्यादा नहीं हो लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ नमक। बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट, कारण इसमें यह माना जाता है क्योंकि इसमें NaCl की प्योरिटी 98% तक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समुद्री जो पानी होता है, जो भी 100% पानी यहाँ से निकालते हैं, उस पानी में 78% सोडियम क्लोराइड होता है। बाकी 22% जो बचा हुआ पानी है उसमें लगभग 46 सेलाइन और होते हैं, 46 लवण और भी पाए जाते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड अकेले की मात्रा कितनी होती है, 78। तो समुद्री पानी में
समुद्री पानी में, ओसेनिक वाटर में टोटल 47 सेलाइन होते हैं, 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। और उन सेलाइन में सोडियम क्लोराइड 78%, इसका मीनिंग उसमें सोडियम क्लोराइड का मीनिंग नमक, नमक 78%। इसका मीनिंग उसमें इम्प्योरिटीज या अशुद्धताएं कितने परसेंट है? 22%। और उस 22% में कितनी अशुद्धताएं मिली हुई है? 46 लवण और मिले हुए हैं। तो उसको आप बार बार रिफाइंड करोगे, और बार बार रिफाइंड करने से नमक की क्वालिटी डिक्लाइन होती है। क्योंकि बार बार रिफाइंड करने का मीनिंग आप बार बार केमिकल प्रोसेस कर रहे हो, और केमिकल प्रोसेस करने पे नमक की क्वालिटी, कई बार कहते हैं ना भाई डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड, तो डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड अपने को अट्रैक्ट करने के लिए शब्द है। बाकी डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड, रिफाइंड जितनी बार कर दिया है तो इसका मीनिंग है उसका प्रोसेसिंग उतनी बार कर दिया है। वो रिफाइंड शब्द अपने को शुद्धता के रूप में इंडिकेट करके बताते हैं। जबकि जो चीजें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, सिंगल रिफाइंड होता है सरसों का तेल, और गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल कर वो सरसों का तेल निकाल के दे दिया, उसमें सरसों के छिलके भी आ रहे हैं, दाने भी आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। और आप भी जाएं सब्जी बनाते टाइम, कहाँ समस्या है भाई? कम से कम वो अफ्रीका वाला पाम ऑयल तो मिक्स नहीं है इसमें। अपने ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, भले ही अशुद्ध है थोड़ा बहुत, सरसों के दो चार दाने उसमें मिले हुए हैं, एक दो छिलका उसका मिला हुआ है, जिससे अपन मरने तो नहीं है, तय है, हार्ट पेशेंट भी नहीं बनेंगे अपन उससे, क्योंकि उसमें पाम ऑयल मिक्स नहीं है। और पाम ऑयल मिक्स करके बाद में वो कहते हैं ट्रिपल रिफाइंड। तो आप ट्रिपल क्या, 5 बार रिफाइंड कर दो चाहे, तो इसका मीनिंग वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता अपने। तो रिफाइंड शब्द कई बार शुद्धता के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नमक को जितनी बार रिफाइंड कर दिया जाता है उसकी प्योरिटी कम हो जाती है। जैसे अपने राजस्थान की झीलों से कुछ जगह नमक, झीलों के पास में विंड प्रेशर बना के, वो विंड प्रेशर किसी से भी बना सकते हैं, कोई फैन चला दो या इस प्रकार का कोई इक्विपमेंट चला दो, जिससे जो विंड्स का फ्लो तेज हो जाए, हवा जिस साइड से है, तो वहां से नमक के कुछ दाने हैं वो उड़ के धीरे धीरे, यानी उनको ये ध्यान है कि किस स्पीड से ये दाने उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो या तो हल्के होंगे या भारी होंगे। तो जिस स्पीड में नमक के दाने जो उड़ना स्टार्ट करेंगे और उस नमक को वो इकट्ठा करते हैं, उनको ध्यान है इसमें प्योर नमक ही उड़ेगा इस स्पीड के अंदर। और फिर उस नमक को इकट्ठा करके और उसको नाम देते हैं पेन सॉल्ट। तो ये पेन सॉल्ट होता है, ये बिल्कुल प्योर नमक होता है, नेचुरल सॉल्ट होता है, अशुद्धता ही नहीं होती। ये लगभग 200-250 रुपये पर केजी होता है। ये टाटा नमक की तरह 28 रुपये 30 रुपये में नहीं आएगा, या सूर्या नमक की तरह 25 रुपये में नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग है कि इस नमक की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। आजकल कुछ इस प्रकार के नमक हैं जो नेचुरल नमक हैं, जिनके एडवर्टाइजमेंट टीवी में भी आते हैं। जैसे अनिल कपूर भी एक नमक का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा होती है। तो अपने को लगता है इसमें तो टाटा नमक की 5 थैली आएंगे अपने। तो राजस्थान के अंदर पचपदरा का जो नमक है वो बेस्ट क्वालिटी का इसलिए है क्योंकि यहाँ NaCl की प्योरिटी कितनी है, तो इसका मीनिंग इसमें अशुद्धताएं सिर्फ कितनी है? 2%। जबकि समुद्र के पानी में अशुद्धताएं होती हैं लगभग 22%, जिसमें 46 लवण मिक्स होते हैं। तो इसका मीनिंग राजस्थान के जो लेक्स हैं उसमें अदर सेलाइन कम होते हैं, अन्य नमक कम होते हैं। इन नमक की बहुत सारी वैरायटी होती है। अपने खाने में जो साधारण नमक यूज होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ उसके पीछे रीजन, बिकॉज इसमें NaCl प्रेजेंस 98%। फिर इसको जो प्राप्त करती है, उत्पादित करती है, वो जाती है अपने आप को खारवाल मानती है, वो मानती है ये खारा या बेस्ट नमक है। भाई नमक वही होगा जिसमें नमकीनपन ज्यादा हो। जब जैसे कईयों के लिए मिर्च वो है जिसमें मिर्च जैसा स्वाद आए, तीखा स्वाद है, मीठी होगी तो फिर क्या मिर्च है। तो नमक वो है जिसमें खारापन अधिक हो, तो जो खारापन या नमकीनपन जो अधिक हो, तो वो खारवाल जाति कहती है। हम इस खारे नमक को बनाते हैं, हम इस कारण खारवाल हैं। जो कत्था बनाती है वो इस कारण कथोड़ी है। राजस्थान के अंदर अपने सांगानेर में कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग का काम करती है, छापने का काम करती है, इस कारण उसको छिपा कहते हैं। तो राजस्थान में छिपा, छिपा यानी छापने हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो अपने राजस्थान में कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो जैसा काम करते हैं वो अपना टाइटल वैसा ही यूज करते हैं। तो ये खारा नमक बनाने के कारण अपने आप को क्या मानते हैं? खारवाल। तो खारवाल जाति यहाँ से नमक उत्पादित करती है। तो खारवाल अपने आप में कास्ट है। खारवाल कास्ट या खारवाल जाति। तो राजस्थान में खारवाल जाति नमक कहाँ से उत्पादित करती है? पचपदरा से, पचपदरा झील से। नमक बनाते टाइम मुख्यतः एक झाड़ी का यूज करते हैं। ये आगे हाँ बटवा दीजिए।
ये एक तो बेस्ट क्वालिटी का सोल्ट, एक खारवाल जाति से इसका रिलेशन, और एक अदर फैक्ट इसमें आता है कि इसमें एक झाड़ी का यूज किया जाता है, मोरली बुश या मोरली झाड़ी। उस मोरली झाड़ी से नमक बनाया जाता है। मोरली झाड़ी यानी जहाँ नमक बनाने का मीनिंग है कि जिस क्षेत्र में नमक बनता है उसमें नमक को इकट्ठा करने के काम में आती है। क्योंकि यहाँ किसी भी अगर आप मेटल को यूज करोगे तो मेटल कुछ दिन बाद पानी में खराब हो जाएगा या नमक में गल जाएगा। जबकि मोरली झाड़ी की लकड़ी है वो कहा जाता है बेस्ट मानी गई है इसमें। तो उसे नमक के स्फेटक यानी इकट्ठा करने में, कूड बनाने में, इकट्ठा करने में काम में लिया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लेते, वो एक लकड़ी की दंताली बनी हुई होती है और पशुओं का गोबर इकट्ठा करते हैं। भाई उसी गोबर को आप, कुछ लोगों के घरों में होता है ना कि लोहे की भी होती है, लेकिन उसमें साल 2 साल बाद में जंग पकड़ता है और खराब हो जाती है। एक लकड़ी की है जो 10 साल से चल रही है कंटिन्यूस। तो सेम उसी तरीके से लकड़ी है जो नमक बनाने में उपयोगी होती है, मोरली बुस, मोरली झाड़ी जिसको बोला जाता है। तो ये झाड़ी का कोई टाइप है। तो राजस्थान में मोरली झाड़ी नमक बनाने में किस झील में यूज की जाती है? पचपदरा में। खारवाल जाति नमक उत्पादित कहाँ करती है? पचपदरा। बेस्ट क्वालिटी का नमक पचपदरा। और सर्वाधिक नमक सांबर। सांबर में क्वांटिटी है, क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है। क्वांटिटी, क्वालिटी किस में? पचपदरा में। और क्वांटिटी सांबर में। फिर खारे पानी की झीलों में एक लास्ट झील आती है आपके डेडवाना। नाम तो, लोकेशन वही है जो इसका नाम है, तो नाम तो लोकेशन के अकॉर्डिंग ही है इसका, डेडवाना कुचामन। अभी आपने पचपदरा में लिखा था सर्वश्रेष्ठ, इसको लिखेंगे निम्न श्रेणी का नमक, लो क्वालिटी सोल्ट। निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन। तो लो क्वालिटी सोल्ट इज प्रोड्यूस्ड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेडवाना, डेडवाना लेक। इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। तो जहाँ सर्वश्रेष्ठ था उसका रीजन बताया था हमने कि वहाँ NaCl क्वांटिटी 98%। इसमें रीजन ये बताते हैं कि लो क्वालिटी का इसलिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड के स्थान पे Na2SO4 इसमें पाया जाता है, सोडियम सल्फेट होता है इसमें। तो सोडियम सल्फेट होता है, इससे केमिकल बनता है सल्फेट, सोडियम सल्फेट केमिकल बनाया जाता है। और इस केमिकल का यूज कुछ इंडस्ट्रीज में हम करते हैं, जैसे एक तो ग्लास इंडस्ट्रीज में करते हैं, कांच उद्योग में, एक कागज उद्योग में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में, एक चमड़ा उद्योग में यूज किया जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज में। जिसमें ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री। तो हिंदी में तो ये जो शब्द कांच वाले, इस कांच वाले में तीनों शब्द आ जाएंगे, एक तो कांच ग्लास इंडस्ट्री में, एक कागज उद्योग में, और एक चमड़ा उद्योग में। तो इन तीन इंडस्ट्रीज में लगभग 99% यूज इन्हीं में ही होता है। अब एक आधा हो सकता है, एक आधा परसेंट किसी और को भी भेज दिया जाए। तो इसमें पूछा जाता है किस उद्योग को, किस उद्योग में इसका यूज नहीं होता, तो अपने को इन तीन में ही मानना होता है। इन तीन के बाद में जो भी दिया हुआ रहेगा वो आंसर रहेगा कि इसमें नहीं होता। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेदर में होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग में इसका यूज नहीं होगा। तो लो क्वालिटी सोल्ट इसलिए सोडियम सल्फेट पाया जाता है NaCl के स्थान पर। फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि डीडवाना जो लेक है, उस डीडवाना झील के पास में एक फैक्ट्री बनाई गई, एक उद्योग स्थापित किया गया। ये एक केमिकल यूनिट थी डीडवाना के अंदर। टाइटल इसको राजस्थान का ही दिया गया, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। तो इसमें केमिकल बनाया जाता है, तो इसका नहीं, ये केमिकल वर्क्स के रूप में थी, नाम राजस्थानी स्टेट। तो राजस्थानी स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किस झील के किनारे केमिकल वर्क्स यूनिट स्थापित की गई या राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थापित की गई? तो आंसर रहता है डीडवाना। तो इसमें यह ध्यान रखना, वर्तमान में तो बंद है ये केमिकल यूनिट, लेकिन जब भी चलाई जाती है तो इसके केमिकल या सोडियम सल्फेट का यूज तीन इंडस्ट्रीज में मोस्टली अधिक होता है। तो राजस्थान के अंदर जो ब्राइन वाटर लेक्स हैं, जिसमें खारे पानी की झीलों में 3 झीलें हैं जिनकी डिटेल्स आपको ठीक से पता होनी चाहिए। तो खारे पानी की झील में सबसे इंपॉर्टेंट लेक तो कौन सी है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं सबसे ज्यादा हैं? सांबर। सांबर के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट है पचपदरा। पचपदरा के बाद में डेडवाना।
इन तीनों जिलों में नमक सबसे ज्यादा किस में? इसके लोकेशन जयपुर में, ये बालोतरा में, ये अपने नाम से ये डीडवाना और कुचामन, डीके, नोट दिनेश कार्तिक, डीडवाना, कुचामन। तो सांबर में सर्वाधिक नमक, बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट, सर्वश्रेष्ठ नमक। इसका अपोजिट लिखना लो क्वालिटी सॉल्ट, निम्न श्रेणी का नमक। पहले तो ये लिखवाते थे घटिया किस्म का नमक उत्पादित होता है, फिर नागौर वालों ने ये शब्द छुटवाया मेरा, ये सर घटिया मत लिखवाया करो, निम्न श्रेणी लिखवा दिया करो। और ठीक है कहा उन्होंने, फिर मैंने धीरे धीरे इसको निम्न श्रेणी करना स्टार्ट किया। फिर जयपुर वाला जो सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है वो इंडिया का लगभग 8 से 9% होता है, जबकि राजस्थान का वो 80 to 90%। इसको उत्पादित करने वाली जो जाति होती है वो अपने आप को खारवाल, और जिस झाड़ी का यूज करती है वो मॉर्ली बुश, मॉर्ली झाड़ी। यहाँ निम्न क्वालिटी का सॉल्ट, इसका मीनिंग इसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट अधिक है। तो यहाँ राजस्थान स्टेट के नाम से एक केमिकल यूनिट बनी हुई है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, उसको लेके इसका इंपॉर्टेंस। बाकी सांबर को एक रामसर साइट का भी दर्जा प्राप्त है 1990 से, और ये कुछ बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती है जैसे कुर्जा पक्षी और फ्लेमिंगो बर्ड। तो ऐसी दो दो तीन तीन विशेषताएं इनमें याद होनी चाहिए आपको। तो एक दो लाइनों में तो इनकी लोकेशन और वाटर नेचर ही लिखा जाता है, लेकिन वाटर नेचर तब लिखना है जब एग्जामिनर क्वेश्चन में ना लिखे कि राजस्थान की झीलों के बारे में बताओ, तब सांबर के बारे में बताते टाइम ये भी बताओ कैसी है। और उसने क्वेश्चन में लिख दिया खारे पानी की झीलों के बारे में लिखिएगा, तो इसका मीनिंग अंडरस्टूड है कि आप जितनी भी लिख रहे हो वो अपने आप में सब खारे पानी के हैं। तो फिर बार बार वो लाइन मत लिखो कि सांबर एक खारे पानी की झील, तो एग्जामिनर भी तो यही कह रहा है खारे पानी की लिखो। तो उस टाइम सिर्फ आपको लोकेशन लिखनी होती है कि सांबर लेक इज लोकेटेड इन जयपुर। फिर आपको रेफरेंस नहीं देना है खारे पानी या मीठे पानी, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो फिर। तो चैप्टर का एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, कौन सा? ब्राइन वाटर लेक्स। ये समझ में आ गई? बाकी इसमें कुछ झील जो बची हुई है उनमें सिर्फ लोकेशन याद होनी चाहिए, उनकी विशेषता, उनकी स्थिति, उनकी विशेषता है, यानी उनका जो स्थान है वही उनमें विशेष बात है। जबकि दूसरा पार्ट है फ्रेश वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक्स सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होती हैं? अरावली में, और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उदयपुर में, जिसको राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। शुरुआत हम इनके उदयपुर की ओर से ही करेंगे कि अपने उदयपुर के आसपास मीठे मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अभी उदयपुर का जो हिस्सा है उसका साउथ ईस्ट पार्ट अलग हो गया सलूम्बर के रूप में, और इस सलूम्बर के अंदर आसान ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद, जो कौन सी नाल में बनी हुई है? डेबर नाल। तो ब्रेक के बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेबर नाल। ब्रेक की जरूरत है? तो लेक्स वाला टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे वैसे अपन।